पिछले भाग में हमने देखा कि चंदर जो सुधा से है वो बहुत नाराज था। उसको भी नहीं पता कि वो क्यों नाराज था, और सुधा से उसने ऐसे व्यवहार किया कि सुधा को उसका जो भी व्यवहार था उसने सुधा को बहुत आहत किया। सुधा की भावनाएं बहुत आहत हुई। जब चंदर रूठ कर छत पर चला गया, सुधा खाना लेकर जाती है, चंदर को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदर जो है मना कर देता है। और फिर देखते हैं कि सुधा उसको कैसे मनाने का प्रयास करती है। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर, तुम क्यों नाराज हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया है? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिनकर काटे हैं कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन बातों से फायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था। अब तो किसी सुहागिन के मुंह से शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो यह बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले ही समझती थी, लेकिन तुम ही ने तो कहा था चंदर। अब तुम ही ऐसे कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया। अब जो कहोगे वह करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिनती बिनती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे यह क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा और जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिनती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिनती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, बिनती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रुंधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं, न दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे या सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम। पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब आपको क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिनती। मैं कभी सोचता नहीं था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूं कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। बिनती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएंगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लाओ और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिनती गई, फिर लौट कर आई। बोली, दीदी बहुत रो रही हैं। अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी। उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिनती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे धीरे गहरी सांस लेकर बोला, बिनती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त जब चंदर नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा और सुधा आई और प्याला रखकर चली गई और बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितनी दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए। लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसे अपनी थीसिस छापने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा ना ले, सुधा के आंसू
सुखा ना दे उसे चैन नहीं मिलेगा।